हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर का पहला टॉपिक एसिड्स। तो जानते हैं सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन विच इज़ द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। यानी एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं और इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये उतने ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं जितना इनमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोनियम आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे हम एग्जांपल देखें HCl का, HCl को जब पानी में घोला जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। और जो वाटर है ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो वाटर होता है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, यानी वाटर में उसके आयंस भी होते हैं और उसके मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसलिए जो एसिड का आयन है यानी हाइड्रोजन आयन है ये इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये HCl का आयन है यानी हाइड्रोजन आयन, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी सॉल्यूशन में, ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। और जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम कॉमन होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी कई फैक्टर के बेस पे एसिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है सोर्स, यानी डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एसिड दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी जरूर होता है। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। यहाँ देखिए ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और जब इसको पानी में घोला जाएगा तो ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर में प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और यही इसकी एसिडिटी का कारण होगा। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। क्योंकि इनमें इनके मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और उनके आयंस भी होते हैं सॉल्यूशन में। यानी जो एसिटिक एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए वीक है, और इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन में इसके आयंस भी होंगे और इसका मॉलिक्यूल भी होगा। अब हम देखते हैं कुछ एसिड्स जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड ये कहाँ से मिलता है? विनेगर से मिलता है हमको। ब्यूटारिक एसिड ये स्पॉइल्ड बटर से मिलता है। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फूड हैं जैसे ऑरेंज, लेमन वगैरह उन सभी में यह पाया जाता है। और ग्रीन मैंगो जो कच्चा आम होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ये लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है, हरे आम में मिलता है, कच्चे आम में, और ऑक्जेलिक प्लांट में मिलता है। ये ऑक्जेलिक प्लांट है, ये गार्डन में अपने आप उग जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी इमेज दे रखी है, गमलों में अपने आप उग जाता है ये। और ये है मैलिक एसिड जो कि एप्पल्स में मिलता है। ऑलिक एसिड ये ऑलिव ऑयल में मिलता है। स्टीयरिक एसिड ये फैट्स में मिलता है, जितनी भी चर्बी होती हैं उनमें होता है ये। टार्टरिक एसिड ये इमली में मिलता है, अंगूर में मिलता है और सेब में भी मिलता है। यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस्ट्रिक जूस में मिलता है जो खाना पचाने में मदद करते हैं। सोर्स के बेस पर जो दूसरे एसिड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं क्योंकि हम इनको मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। यानी दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। दे डू नॉट कंटेन कार्बन एटम, और इनमें कार्बन एटम नहीं होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कार्बनिक एसिड, इसमें कार्बन होता है। बाकी किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होता है। दे आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर सो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि ये पानी में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड हैं क्योंकि ये मिनरल से मिलते हैं और ये कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो होता है वो वीक होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है और इसमें कार्बन एटम भी होता है। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि दे कंटेन आयन इन देयर सॉल्यूशन, यानी इनको हम पानी में घोलेंगे तो इनके सॉल्यूशन में सिर्फ इनके आयन मिलेंगे, मॉलिक्यूल नहीं होगा। दूसरा फैक्टर जिसकी बेस पे हम एसिड को क्लासीफाई करते हैं वो होती है उसकी स्ट्रेंथ, यानी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एसिड दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं वीक एसिड। द एसिड विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको अगर हम पानी में घोलें तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और इनका जो सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। जैसे HCl की बात करें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है और ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ये कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। सिमिलरली ये नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एटम है। ये तीनों एसिड कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं पानी में घोलने पर, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी वो एसिड जो पानी में घोलने पर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अब वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनको अगर हम पानी में घोलें तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और इनका जो सॉल्यूशन होता है इसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन लो होता है। जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। ये एसिटिक एसिड है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है। ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड, हालांकि कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड में आता है लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि ये भी कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है जब हम इसको पानी में घोलते हैं। क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे और हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पे। अगर किसी भी एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और 30% से कम होता है तो वो वीक होता है। सिमिलरली बेस और सॉल्ट भी अगर 30% से ज़्यादा आयनाइज होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट होते हैं, या अगर 30% से कम आयनाइज होते हैं तो वो वीक बेस या सॉल्ट होते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसका फॉर्मूला दे रखा है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जैसे अगर हमने कोई एसिड लिया है, हमको मालूम है कि उस एसिड में इतने मॉलिक्यूल हैं और पानी में घोलने के बाद उसके कितने मॉलिक्यूल आयनाइज हुए, यही होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। जैसे मान लीजिए अगर हमने एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए थे उसमें से सिर्फ 30 आयनाइज हुए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन अगर 100 में से सिर्फ 20 ही आयनाइज हुए तो ये वीक एसिड होगा। यानी हमने एसिड के मॉलिक्यूल लिए कितने थे और उसमें से आयनाइज हुए कितने थे, वही होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तीसरा फैक्टर जिसके बेस पे हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं वो होता है कंपोजिशन। यानी डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन एसिड दो तरह के होते हैं, पहले हाइड्रा एसिड और दूसरे ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक नॉन मेटालिक एलिमेंट भी होता है अदर देन ऑक्सीजन। यानी वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कोई दूसरा नॉन मेटल होगा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन,
ब्रोमीन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, वो नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है और एक नॉन मेटल है दूसरा क्लोरीन, इसलिए ये हाइड्रा एसिड है। दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ब्रोमीन है, ब्रोमीन नॉन मेटल है इसलिए ये भी हाइड्रा एसिड है। तीसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी हाइड्रा एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक नॉन मेटल है आयोडीन, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है। यानी वो एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक नॉन मेटल तो होगा, लेकिन वो नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरे होते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ एक तीसरा एलिमेंट भी होता है। यानी हाइड्रा एसिड में क्या था, हाइड्रोजन के साथ एक नॉन मेटल था, लेकिन वो नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और एक तीसरा एलिमेंट भी है। जैसे नाइट्रिक एसिड को देखें, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ एक थर्ड एलिमेंट है नाइट्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीसरा एलिमेंट है सल्फर। नाइट्रस एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। कार्बोनिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और तीसरा एलिमेंट है कार्बन। चौथा फैक्टर जिसके बेस पे हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं वो है बेसिसिटी। क्या होती है बेसिसिटी? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। यानी किसी भी एसिड को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो जितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे इसमें सबसे पहले आता है मोनोबेसिक, मोनो यानी वन, बेसिक वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिसिटी को, यानी वो एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 होगी उनको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। यानी वो एसिड जिनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो कहलाते हैं मोनोबेसिक एसिड्स। जैसे HCl है, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो है 1। और एग्जांपल देखिए इसके, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। हाइड्रो आयोडिक एसिड में एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। और हाइड्रोब्रोमिक एसिड में भी एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। ये सारे एग्जांपल हैं मोनोबेसिक एसिड्स के। मोनोबेसिक एसिड्स आयनाइज इन वन स्टेप ओनली एंड फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट। यानी जितने भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो एक स्टेप में आयनाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही हाइड्रोजन एटम होता है, इसलिए वो एक स्टेप में आयनाइज हो जाते हैं। और क्योंकि वो एक स्टेप में आयनाइज होते हैं इसलिए वो एक टाइप का सॉल्ट बनाते हैं। दूसरा है हमारा डाइबेसिक एसिड। यानी डाइबेसिक एसिड वो होते हैं जिनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये जब पानी में घोलेंगे तो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी ये जो है वो 2 है। इसके एग्जांपल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। कार्बोनिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। और ऑक्सैलिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसकी भी बेसिसिटी 2 है। जितने भी डाइबेसिक एसिड्स होते हैं वो 2 स्टेप में आयनाइज होते हैं और 2 टाइप के सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब पानी से होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पानी में घोलेंगे तो ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। यही हाइड्रोजन सल्फेट आयन अगेन पानी से रिएक्ट होके दूसरा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि इसने 2 तरह के आयन प्रोड्यूस करे हैं इसलिए 2 टाइप के सॉल्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में आयनाइज हो रहा है। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है तो वो एक स्टेप में आयनाइज होता है, और अगर वो एक स्टेप में आयनाइज हो रहा है तो वो एक टाइप का सॉल्ट बनाएगा। डाइबेसिक एसिड जो होते हैं वो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो 2 टाइप के सॉल्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम सोडियम सॉल्ट की बात करें इसके, तो कौन सा होगा वो? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये पहले टाइप का सॉल्ट होगा। और दूसरा क्या होगा? सोडियम सल्फेट। तो ये 2 तरह के सॉल्ट बनाएगा।
अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखिए। हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं और केवल वही हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन के एटम के साथ प्रेजेंट होते हैं वही आयनाइज होते हैं या रिप्लेस होते हैं। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, या यूँ कहें कि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। अब हम बात करते हैं ट्राइबेसिक एसिड्स के बारे में। ट्राइबेसिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनको अगर हम पानी में घोलें तो उनका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 है। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, केवल वही हाइड्रोजन एटम आयनाइज होता है या रिप्लेस होता है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है, और इसमें 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन एटम के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 है। यहाँ देखें तो जो फॉस्फोरस एसिड है इसमें भी हाइड्रोजन एटम तो 3 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड दोनों में हाइड्रोजन 3 है, लेकिन एक की बेसिसिटी 3 है और दूसरे की बेसिसिटी 2 है, क्यों? तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें 3 हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है और वही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं या आयनाइज होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 है और फॉस्फोरस एसिड में 2 ही हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें सिर्फ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। ट्राइबेसिक एसिड 3 स्टेप में आयनाइज होता है। जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड को देखें हम, तो जब ये पानी में घोलेंगे हम तो पहला हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। यही डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन अगेन पानी से रिएक्ट होगा और दूसरा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन बनाएगा। यही हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन अगेन पानी से रिएक्ट होगा और तीसरा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और फॉस्फेट आयन बनाएगा। क्योंकि ये 3 स्टेप में आयनाइज हुआ है इसलिए इसने 3 आयन बनाए हैं और इसलिए इसके जो सॉल्ट होंगे वो 3 होंगे। यहाँ पे देखें ये फॉस्फोरिक एसिड है, जब ये अल्कली के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट बनाएगा, और यही फॉस्फोरिक एसिड जब अल्कली के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये डाइसोडियम मोनोहाइड्रोजन या डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट बनाएगा, और यही फॉस्फोरिक एसिड जब अल्कली के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट सॉल्ट बनाएगा। ये जो पहला मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट है और ये दूसरा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट है, इन दोनों में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है। और ये जो ट्राइसोडियम फॉस्फेट सॉल्ट है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये बेसिक सॉल्ट है। अब हम बात करेंगे टेट्रा बेसिक एसिड की, यानी वो एसिड जिनके एक मॉलिक्यूल को अगर हम पानी में घोलें तो वो 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको टेट्रा बेसिक एसिड कहते हैं। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसका क्या है? सिलिसिक एसिड। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें जो 4 हाइड्रोजन एटम हैं वो चारों ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हैं, और क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हैं इसलिए ये रिप्लेसेबल हैं, इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 4 है। अब हम बात करेंगे हमारे 5th फैक्टर की, जिसके बेस पे हम एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है कंसंट्रेशन। यानी क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एसिड एंड वाटर इन द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। यानी अगर हमारे पास कोई एसिड का सॉल्यूशन है
तो उसमें वाटर और एसिड का जो रिलेटिव अमाउंट है उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। इसके बेस पे दो तरह के एसिड होते हैं। पहले होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड? एन एसिड विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है और उसमें बहुत कम अमाउंट में पानी है, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड। एन एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यानी वो एसिड जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और किसी भी एसिड का जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में। यानी किसी एसिड का जो सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें उस एसिड के कितने मोल्स हैं, वही होता है एसिड का कंसंट्रेशन। यानी किसी एसिड के सॉल्यूशन में उस एसिड के कितने मोल्स हैं, वही उसका होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी वीक एसिड इफ इट स्ट्रेंथ इज लो। यानी कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो वीक भी हो सकते हैं अगर उनकी स्ट्रेंथ कम है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कोई भी एसिड को अगर हम पानी में घोलें तो वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, वही होता है उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी हमने एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे और उस मॉलिक्यूल में से कितने आयनाइज हुए। अगर 30% से कम आयनाइज होते हैं तो हम उसे कहते हैं वीक एसिड। लेस देन 30% अगर आयनाइज होते हैं तो होते हैं वीक एसिड। और अगर मोर देन 30% आयनाइज होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी वीक इफ इट्स स्ट्रेंथ इज लो, दैट इज इट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन आयोनाइजेशन। यानी अगर कोई एसिड है उसको हम पानी में घोल रहे हैं तो वो अगर कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो वो क्या है, वीक एसिड है। लेकिन अगर कोई डाइल्यूट एसिड है और अगर वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और उसकी स्ट्रेंथ भी हाई होगी क्योंकि वो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखें डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। यहाँ देखिए जो डाइल्यूट HCl है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड है ये वीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं डाइल्यूट, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ लिख रहे हैं कंसंट्रेटेड, इसके बावजूद भी ये वीक है। क्यों? ये भले डाइल्यूट है लेकिन इसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए डाइल्यूट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो एसिटिक एसिड है इसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये कम हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। याद रखिए कोई भी मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 को छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो कितने ही डाइल्यूट क्यों ना हो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड कितने ही कंसंट्रेटेड क्यों ना हो वो हमेशा वीक रहेंगे क्योंकि वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी में घुलने पे, भले ही कितने ही कंसंट्रेटेड क्यों ना हो। अब हम बात करेंगे कि किसी एसिड को डाइल्यूट करते कैसे हैं। याद रखिए एसिड को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो पानी में हम धीरे धीरे एसिड को डालते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो एसिड उस पानी को इंस्टेंटली वेपोराइज कर देगा, जिसके कारण एसिड की स्प्लैशिंग होती है और वो आके चेहरे पे भी लग सकता है। इसलिए याद रखिए हमेशा पानी में एसिड को डालिए, ना कि एसिड में पानी। अगर आपको डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे, एसिड शुड बी पोर्ड इन वाटर, अदरवाइज इफ वाटर इज पोर्ड इन एसिड इट विल वेपोराइजेस water instantly which cause splashing of acid. Because addition of water in acid is a exothermic reaction. The heat evolved during reaction vaporize water instantly. क्योंकि जैसे ही अगर हम पानी को एसिड में डालते हैं तो इंस्टेंटली वाटर क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पानी डालते ही गर्मी निकलती है जिससे पानी इंस्टेंटली वेपराइज हो जाता है और इसके साथ साथ एसिड की स्प्लैशिंग हो जाती है और वो चेहरे पे भी आ सकता है। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी।